हेलो एवरीवन। आज हम लोग राजस्व संहिता कंप्लीट कर देंगे। पिछले लेक्चर में एक धारा छूट गई थी 118। हमने 122 पढ़ा दी थी, 118 हमसे रह गई, वो हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। अब 118 से लेके हम लोग लास्ट तक चल रहे हैं। आज कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल आखिर की जो धाराएं हैं वो नहीं पूछी जाती हैं। धारा 118 राजस्व संहिता क्या कह रही है? भूमि द्वारा समर्पण, भूमिधर सॉरी भूमिधर द्वारा समर्पण क्या होता है? देखें, भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर ही दी गई हो या नहीं। कोई भी भूमिधर हो जो अपनी जोत को समर्पित करना चाह रहा है तो तहसीलदार को लिखित आवेदन देगा कि हम अपनी जोत को समर्पित करना चाह रहे हैं, और वो किसी भी प्रकार की जोत हो सकती है, भले ही पट्टा हो या कोई और तरह की भूमि हो, जोत हो, भूमिधर उसको समर्पित कर सकता है। अब आ जाइए धारा 126। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम क्या? जब भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये, और ये 118 हमने पढ़ाई थी, वो 2020 एचजीएस में पूछी गई है, यूपी एचजीएस में। भूमि प्रबंधक समिति जो होती है वो भूमि को, जो उसके क्षेत्र में भूमि है, उसको उठाते वक्त क्या वरीयता क्रम रखेगी, किसको पहले भूमि मिलेगी किसको बाद में मिलेगी, वो बताया गया है धारा 126 में। सबसे पहली उपधारा में बताया गया है कि सबसे पहले कौन हकदार है, वो सबसे पहली उपधारा में बताया गया है। धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या आसामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबंधक समिति निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी। ठीक, उपधारा एक बता रही है कि किस तरह से भूमि प्रबंधक समिति भूमि को प्रदान करेगी। सबसे उपधारा एक का खंड एक बताएगा, सबसे पहले खंड एक वाले को मिलेगी, फिर खंड दो वाले को मिलेगी, फिर खंड तीन का हकदार होगा, फिर खंड, इस तरह से लोग हकदार होंगे। सबसे पहले जो खंड में आ रहा है व्यक्ति, वो सबसे पहले हकदार होगा संपत्ति प्राप्त करने का, भूमि प्राप्त करने का, जो कि धारा 125 के अधीन आवंट भूमि होती है। 125 में असल में होता क्या है, 125 को भी थोड़ा सा आप समझ ले। 125 में वो भूमि होती है जो कि आवंटित की जाती है। ठीक, अगर आप एग्जैक्ट समझेंगे उसको, उस भूमि को इसको कहा जाता है ग्राम पंचायत को सौंपी हुई भूमि में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश। जो ग्राम पंचायत में सौंपी गई है, ग्राम पंचायत को सौंपी गई है, सौंपी गई समझी गई भूमि जो होती है, वो भूमि प्रबंधक समिति भिन्न लोगों को भूमि प्रदान करती है। और इस तरह की भूमि को सबसे पहले पाने का हकदार होगा, बताते हैं पहला पॉइंट हम आपको, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई हो। ठीक, सबसे पहले वो व्यक्ति पाएगा जो संघ के सशस्त्र बल में था और सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, उसकी विधवा, क्योंकि विधवा या पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता पिता जो ग्राम सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हों। अगर वो लोग जो बच्चे हुए उसके परिवार के लोग हैं, सशस्त्र बल में जो व्यक्ति मर गया सेवा के दौरान, उसके ये सारे लोग अगर भूमिहीन है तो सबसे पहले भूमि प्रबंधक समिति ऐसे व्यक्ति को भूमि प्रदान करेगी।
दूसरा कौन व्यक्ति है? ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो। वो व्यक्ति जो सशस्त्र सेवा में कार्यरत था और सेवा के दौरान पूर्ण रूप से विकलांग हो गया हो, वो दूसरे नंबर पर भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि पाने का हकदार होगा। तीसरा कौन है व्यक्ति? तीसरा व्यक्ति देखें, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का व्यक्ति। तीसरी कैटेगरी उस व्यक्ति की है जो ग्राम सभा में निवास कर रहा है और भूमिहीन है, कृषि श्रमिक है, और वो या तो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या अन्य पिछड़ा वर्ग का है, या इनमें से अगर कोई नहीं है तो भले ही सामान्य श्रेणी का हो मगर उसको राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति अवधारित कर दिया हो। चौथा व्यक्ति कौन है देखें, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भूमिहीन है और ग्राम सभा में उस जहाँ पर वो भूमि प्रबंधक समिति आवंटित कर रही है भूमि को, उसमें निवास कर रहा है, तो भूमिहीन कृषि श्रमिक उसको पाने का चौथे नंबर पर हकदार होगा। पांचवें नंबर पर कौन है? अगले पेज पे हम लोग चले। पांचवें नंबर पर वो व्यक्ति आएगा जो ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो। वो व्यक्ति है जो अधिकारी नहीं था मगर अधिकारी से भिन्न किसी पद पर था और भूमिहीन था और सशस्त्र बल से वो सेवानिवृत्त हो गया हो या निकाल दिया गया हो या उन्मोचित कर दिया गया हो, तो इस तरह का व्यक्ति पांचवें नंबर पर भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि प्राप्त करने का हकदार होगा। छठी बात देखें, ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनयिक पेंशन स्वीकृत ना की गई हो। राजनयिक स्वतंत्रता सेनानी हो और भूमिहीन हो और उसे कोई राजनयिक मतलब कोई पेंशन सरकार से ना मिल रही हो, तो वो छठे नंबर पर भूमि प्राप्त करेगा भूमि प्रबंधक समिति द्वारा। सातवीं बात, कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और उसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो, ऐसा व्यक्ति भी भूमि प्राप्त कर सकता है। और लास्ट में आठवां व्यक्ति कौन है? आखिरी व्यक्ति है ये, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा या यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम सभा में निवास न करता हो किंतु उत्तर प्रदेश न्याय पंचायत सर्किल या क्षेत्र में निवास करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति उस ग्राम सभा में तो नहीं है मगर ग्राम पंचायत जो न्याय पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा छोटा सर्किल है, छोटा क्षेत्र है और न्याय पंचायत बड़ा क्षेत्र है, तो ग्राम सभा क्षेत्र में नहीं है मगर वो न्याय पंचायत क्षेत्र में आ रहा है व्यक्ति, और वो या तो अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या किसी भी श्रेणी का है, मतलब जनरल का है वो, और भूमिहीन है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उससे भी भूमि प्रबंधक समिति भूमि प्रदान कर सकती है। अब आ जाइए आप
जो राजस्व संहिता की धारा है 129 क्या कहती है ये देखें। आवंटी या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली। इसमें क्या होगा, इससे पहले हमने एक धारा पढ़ी थी, धारा 65, इसी में राजस्व संहिता में बहुत डिटेल में पढ़ाई थी हमने। उसमें आप क्या कर रहे थे, जो निवास के लायक भूमि थी उसको भूमि प्रबंधक समिति आवंटित कर रही थी। इसमें क्या होगा, कृषि योग्य भूमि आवंटित कर रही है, ये फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखें, जहां धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहां राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर यथास्थिति स्वप्रेरणा से आवंटिती या आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज कराएगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग जैसा वो आवश्यक समझे कर सकता है या करवा सकता है। बात को समझ लीजिए, धारा 1 को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब 125 के अनुसार जो भूमि प्रबंधक समिति थी उसका अनुसरण करते हुए किसी व्यक्ति को कोई भूमि जो थी आवंटित कर दी गई या पट्टा कर दिया गया और जिसको आवंटित की गई आवंटिती है वो, या पट्टेदार से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा ले रखा है, जबरदस्ती उस पर काबिज है जिसका कि उसको अधिकार नहीं है, तो सहायक कलेक्टर जो होगा या तो स्वप्रेरणा से अपने आप सुमोटो अपने आप उसका संज्ञान ले सकता है, या फिर जो पट्टेदार है या आवंटिती है वो आवेदन करे कि साहब हमारी जमीन पर ये काबिज है और विधि विरुद्ध तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार जो सहायक कलेक्टर होगा वो उस व्यक्ति को उस भूमि पर से जिसपे उसने विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा कर रखा है उसको वहां से हटाएगा और उस व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा जिसको आवंटित की गई थी। और ऐसा करने में अगर सहायक कलेक्टर को लगे बल प्रयोग करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा तो उस बल का भी प्रयोग कर सकता है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। उपधारा 2 देख ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उपधारा 1 के अधीन कब्जा दे दिए जाने के पश्चात अब क्या होगा, उस व्यक्ति को जो उसका हकदार का उसको कब्जा दे दिया गया, फिर क्या होगा आगे देखें। कब्जा दे दिए जाने के पश्चात किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के संबंध में धारा 65 की उपधारा 2 से 8 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसका मतलब समझ लीजिए, हमने अभी बताया ये जो धारा 129 है ये एकदम राजस्व संहिता की धारा 65 के समान है, सिर्फ उसमें जो है आवासीय भूमि का जिक्र किया जाता है, इसमें कृषि योग्य भूमि का जिक्र किया गया है धारा 129 में। तो आप क्या करेंगे, अगर सहायक कलेक्टर ने जो है आपको जो आवंटिती या पट्टेदार था उसको भूमि दिला दी है, उसके बाद भी जो अधिभोगी था जो जबरदस्ती कब्जा किए था फिर से कब्जा करेगा तो उसको फिर वही चीज सारी आप लगा दें, धारा 65 की पॉइंट सारे लिख दें कि उस चूंकि ये अपराध हो जाएगा तो ये मतलब संज्ञेय अपराध है और इसका संक्षेप वहाँ हमने सारे पॉइंट पढ़ाए हुए हैं। अगर आता है तो आप उन पॉइंट को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर आवासीय भूमि थी, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि, चाहे तो मतलब चेंज कर दे वरना पॉइंट्स को एज इट इज आप लिख दें, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार जो 2 से लेके आगे के पॉइंट्स है वहाँ पर भूमि का जिक्र हुआ है और कोई नहीं। तो 2 मतलब धारा 65 के 2 के बाद जो पॉइंट हमने लिखाए हुए वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अगर आपके पास समय है तो, वरना यही लिख दीजिएगा
ऐसा ही वेयर एक्ट में लिखा हुआ है, कोई परेशानी नहीं। समय कम हो तो यही लिखिएगा कि 2 से लेकर 8 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, क्योंकि समय का अभाव होता है मेंस में बहुत। फिर आ जाइए आप धारा 134, इंपॉर्टेंट धारा है। बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जबरदस्ती जो व्यक्ति कब्जा किए हुए हैं तो वो अध्यासी कहलाते हैं, और उनकी बेदखली के लिए क्या उपबंध है ये बताया गया है धारा 134 राजस्व संहिता। क्या कहती है धारा 1, जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या आसामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या आसामी के जोत या उसके किसी भाग का कब्जा लेता है या रखता है, तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर या आसामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा। देखिए ये धारा जो है 134 छोटी धारा है, इसलिए इसमें शब्द ऐसे ही चुन चुन के लिखिएगा जो हमने लिखे हैं, अपनी तरफ से संशोधन ना करिएगा वरना गड़बड़ा जाएगा मामला। बताया ये गया है कि जहां पर कोई व्यक्ति जिसको ये भूमि प्रदान की गई थी, कब तो उस प्रदान की गई थी, तो उस भूमिधर या आसामी के जोत पर कोई और व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो वो व्यक्ति जिसको ये आवंटित या प्रदान की गई थी भूमि, वो वाद लाए कि भाई हमारी जमीन हमें मिली थी और इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये इससे फायदा उठा रहे। तो अब वो व्यक्ति जो होगा जो वाद लाया है अपनी भूमि को वापस करवाने के लिए, उसको न्यायालय जो होगा भूमि भी दिलाएगा और जितना नुकसान, जितने दिनों से वो आदमी काबिज है, उसने फायदा उठाया है, उसको चूंकि आवंटित थी को उससे नुकसान हुआ है, तो उस व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ उसको प्रतिकर भी दिलाएगा विहित दरों पर कि आपकी इतना नुकसान हुआ है, इसकी भी आपकी भरपाई की जाएगी। उपधारा 2 क्या कह रही है? उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भूमि से संबंधित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है जो ये सरकारी भूमि होती है आवंटित की जाती है तो इसमें किसको पक्षकार बनाया जाता है, तो इसमें पक्षकार होते हैं राज्य सरकार और ग्राम पंचायत, ये आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किए जाते हैं। फिर आप आ जाइए, अब बीच की धाराएं 135 से लेकर 170 के बीच की जो धारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग नहीं पूछी जाती है कभी भी। अब आप आ जाइए डायरेक्ट, और चूंकि कभी कभार कोई प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि जो पूछ लिया जाए तो आप 90% को फोकस करिए, 90% पेपर पर आप फोकस करिए, 10% चीज़ें आपकी फिर भी छूट जाएंगी चाहे आप जितना पढ़ लें। तो आप 10% को पाने के चक्कर में 90% का नुकसान ना करिए। मेंस में सबसे बेहतर होता है कि आप 90% पर फोकस करें, उस 90% को याद करें, उसमें से आपको 80% याद रह जाएगा और आप लिखते वक्त 70% लिख पाएंगे। और उस 70% को इस तरह से लिखिए कि आपको 70 में से 70% मार्क्स मिले। तो कायदे में 100% मतलब कभी कभार हम लोग क्या होते हैं 10% को पाने के चक्कर में 90% का नुकसान करते हैं, जबकि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जो मेन है, जो 90% पोर्शन है वो हम कवर अप कर लें पूरा, उसमें से कोई गलती ना हो, जो भी आंसर लिखें वो ठोस लिखें, सिलेक्शन हो जाएगा 100%। बहुत ज़्यादा भागेंगे तो दिक्कतें आएंगी क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, 22-23 एक्ट हो जाते हैं टोटल। अब आ जाइए धारा 170 राजस्व संहिता की क्या कह रही है? बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया। बहुत तरह तरह से प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न समझ में ना आने की वजह से छूट भी जाता है, तो आप समझ लें कैसे ये प्रश्न आएगा, कैसे मैटर याद करेंगे तो प्रश्न पूरा समझ में आएगा आपको। समझे? उपधारा 1 क्या कर रही है?
मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान न किए गए भू राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है किसी पर बकाया है, उसका भुगतान किया जाना था, मांग पत्र दिया गया और मांग पत्र जिसमें मतलब मांग की गई थी कि आप ये भू राजस्व जमा कराइए, उसके बाद भी व्यक्ति ने जमा नहीं कराया तो क्या होगा, अब वसूली की जाएगी आपसे और किस तरह से की जाएगी वो नीचे बताया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है। पहले सबसे पहला पॉइंट कहता है व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी और उसे निरुद्ध करके। जो व्यतिक्रम कर रहा है वो व्यक्ति जिसको भुगतान करना था और भुगतान नहीं करा तो वो होता है व्यतिक्रमी। व्यतिक्रमी व्यतिक्रम किया उसने, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। ये बताया गया धारा 171 में। हमने ब्रैकेट में लास्ट में धाराएं भी लिख दी हैं, अगर आपको धाराएं याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी धाराएं हैं। एक पॉइंट में 171 पहली धारा है, 71 70 के बाद दूसरे पॉइंट में 72 है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करके, कुर्की और विक्रय कर दिया जाएगा उसकी जंगम संपत्ति या फसल का। ये बताया गया धारा 172 में। तीसरा पॉइंट कहता है व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके, उस व्यतिक्रमी का बैंक खाता या लॉकर की कुर्की कर दी जाएगी। ये अगर उसने चूंकि व्यतिक्रमी अभी पैसा नहीं दिया है, भू राजस्व का बकाया है उस पर, तो उसके बैंक खाते या लॉकर की कुर्की कर दी जाएगी और वसूली की जाएगी। ये बताया गया धारा 173 में। चौथा पॉइंट ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया दे हो कुर्की करके। धारा 174 कहती है, ये धारा 174 में है। धारा 174 में बताया गया है कि जो बकाया जिस भूमि पर बकाया है उसकी कुर्की कर दी जाए। अब पांचवा पॉइंट कहता है ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया दे हो पट्टे पर देकर। पट्टे पे पास है पट्टा, पास है 75, तो 175 में पट्टे पर दे दी जाएगी वो भूमि जिसका बकाया दे हो, या उसकी बिक्री करके। अगर पट्टे पे कोई राजी नहीं हो रहा तो उसकी बिक्री कर दी जाएगी। ये बताती है धारा 176। तो कुल मिलाकर हमने ब्रैकेट में धाराएं भी लिख दी है। धाराएं याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना पॉइंट जरूर याद रखिए कि इन तरीकों से वसूली की जाएगी वित्तकृमि की। आगे भी हम चल रहे हैं, आगे देखते हैं। छठी बात बताई गई है व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके। हुआ क्या, अब व्यतिक्रमी की वो भूमि जिस पे बकाया था उसका तो उसकी कुर्की या बिक्री कर दी गई, फिर भी कम पड़ रहा है तो किसी अन्य संपत्ति, अन्य स्थावर संपत्ति जो भी उस व्यतिक्रमी की है उसकी कुर्की कर सकता है न्यायालय या बिक्री कर सकता है। ये बताई गई धारा 177 में है ये सारी बात। फिर आखिरी तरीका क्या बच रहा है न्यायालय के पास, सातवां तरीका है ये व्यतिक्रमी की किसी स्थावर या जंगम संपत्ति का रिसीवर नियुक्त करके। व्यतिक्रमी की स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति का रिसीवर जो नियुक्त किया जाएगा वो धारा 178 के अंतर्गत आएगा। इन 7 तरीकों से अगर व्यतिक्रमी अपना राजस्व का भुगतान नहीं करता है तो इन 7 तरीकों से उसकी वसूली, राजस्व की वसूली न्यायालय करेगा। ये बताई गई है धारा 170 में बात। अब यही धाराएं अभी जो अभी हमने पढ़ाई हैं इनमें से कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, इनका डिटेल पूछ लेते हैं या शॉर्ट नोट आ जाता है। जैसे राजस्व संहिता धारा जो है 174 जोत की बिक्री। इससे पहले एक बार क्वेश्चन आया था नीलामी के संबंध में, हालांकि राजस्व संहिता में कहीं पर भी नीलामी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो नीलामी भी अगर कहीं पूछ लें आपसे तो आप कुर्की ही को लिखिएगा। नीलामी शब्द है नहीं कहीं पूरे राजस्व संहिता में, क्योंकि नीलामी शब्द जो है पहले इस्तेमाल होता था
जमींदारी अधिनियम में। तो जोत की बिक्री, ये पॉइंट पूछा जाता है धारा 174 में, हमने अभी आपको पढ़ाया है। तो होगा क्या, कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके संबंध में भू राजस्व की कोई बकाया देय हो कुर्की कर सकता है। ठीक, अभी हमने बताया भी था ये बात। दूसरी उपधारा क्या कह रही है इसकी, जहां बकाया की धनराशि का उसके संबंध में उपधारा 1 के अधीन कुर्की की गई हो भुगतान कर दिया जाए, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जाएगा। कहने का मतलब समझ लीजिए कि कोई बकाया धनराशि थी, उसका भुगतान व्यतिक्रमी ने कर दिया, तो अब जो है, जो कुर्की का आदेश दिया गया था या कुर्की की गई थी, उस कुर्की को प्रत्याहृत वापस ले लिया जाएगा या वापस ले लिया हुआ समझा जाएगा, जैसे ही वो व्यक्ति भू राजस्व का भुगतान कर देता है। तो अब तीसरी उपधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ ले, यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से 1 मास की अवधि के भीतर ना किया जाए तो कलेक्टर यथास्थिति धारा 175 या धारा 176 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। कहने का मतलब, कुर्की का आदेश कर दिया गया और कुर्की के आदेश के 1 माह के भीतर भी अगर उस व्यक्ति ने उस धनराशि का भुगतान नहीं किया है जो उस पर बाकी है, तो कलेक्टर 175 के अनुसार या तो पट्टे पर दे देगा उस भूमि को, या पट्टे पर कोई राजी नहीं है तो 176 के अनुसार उस संपत्ति को, उस भूमि को बेच देगा। ये कार्रवाई 175 और 76 के अनुसार की जाती है। अब 176 लास्ट धारा है जो यहाँ इस राजस्व संहिता से पूछी जाती है, उस धारा को समझ ले। जोत की बिक्री, अभी हमने बताया था, इससे जस्ट पहले पॉइंट में देखिए यहाँ पर 176 है, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ कर दिया गया है। धारा 176 जोत की बिक्री कैसे होगी, क्या होगा, ये बताया गया है। इसमें धारा 1 क्या कह रही है, जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गई भूमि को पर पट्टे पर लेने के लिए तैयार ना हो, या किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है, वहां कलेक्टर ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को विहित रीत से बेच सकता है। और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है। 200 में बताया गया है कि जो बकाया है उसको वसूल लिया जाएगा, बाकी बचा हुआ है और वो वेतनकर्मी आवेदन करता है तो बाकी बची हुई राशि उसको दे दी जाएगी। कहने का मतलब हुआ, धारा 176 ये कहती है कि कुर्की कर दी गई, कुर्की के बाद कोई व्यक्ति जो है फिर भी नहीं दे रहा है अपनी धनराशि जो उस पर बकाया है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको पट्टे पर उठाने के, और पट्टे पर भी कोई व्यक्ति उस भूमि को लेने के लिए तैयार नहीं है, या पट्टा उसका नहीं किया जा सकता, या पट्टे पर वो नहीं उठाई जा सकती, या पट्टा समाप्त कर दिया गया है, तो उस जोत को बेचने का अधिकार है उस कलेक्टर को। और कलेक्टर उसको, यहाँ पर अगर हमने न्यायालय वर्ड कहीं इस्तेमाल किया है तो न्यायालय का मतलब है कोर्ट, सॉरी कलेक्टर ये सारी कार्रवाई कर रहा है, तो कलेक्टर सक्षम है इस मामले के लिए। कलेक्टर क्या करेगा, ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को बेच देगा, और बेचने के बाद अगर उसकी धनराशि का भुगतान होने के बाद कुछ अमाउंट बच रही है और वो व्यक्ति जो वित्तकर्मी था वो आवेदन करता है, तो बची हुई अमाउंट उस वित्तकर्मी को दे देगा कलेक्टर। दूसरी और आखिरी उपधारा क्या कह रही है, कलेक्टर उपधारा 1 के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा। जो कलेक्टर होगा, जो भी भूमि उसने बेची है उसकी रिपोर्ट एक राजस्व परिषद को भेजेगा कि ये भूमि इस तरह से बेची गई, ये काम हुए, सारी रिपोर्ट भेजेगा। यहाँ पर आपकी राजस्व संहिता कंप्लीट हो गई। बहुत बड़ा एक्ट था ये, जितने भी आपके यूपी के लोकल एक्ट हैं इसमें सबसे बड़ा एक्ट था, और आज ये कंप्लीट हो गया आपका। इस तरह से लोकल एक्ट का पहला एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इससे ज़्यादा धाराएं आप ना पढ़िएगा, पर्याप्त धाराएं हमने आपको दे दी हैं, और जहाँ पर भी केस लॉ पूछा गया था या पूछा जाता है या पूछा जा सकता था या ज़रूरी था, वहाँ पर आपको हमने केस लॉ भी दिया है। कंप्लीट मैटर है,
कहीं ना भटकिए। अब मुश्किल से आपके पास 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिन की तैयारी में जुट जाइए। एक भी दिन अगर आप खराब करते हैं तो आप टारगेट से पीछे हट जाते हैं। पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ तैयारी करिए और ये मैटर सारे लोगों को शेयर करिए, जिससे सारे लोग आपके साथ ही फायदा उठा सके, सारे लोग सेलेक्ट हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमने अपना चैनल @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, या ऊपर भी दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, ये आप YouTube पे डायरेक्ट डालेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा चूंकि अब डे बहुत कम बचे हैं, 50-60 दिन बचे हैं आपके पास, चूंकि 50-60 दिन का मतलब 10-15 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस पूरा कर डालना चाहिए, फिर आपको रिवीजन करना चाहिए और उन सब के लिए टाइम बचाना चाहिए। तो हमने, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, टेंशन है, तो हमने एक अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है 9450770672। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, कॉल करिए और इस नंबर से हमने एक ग्रुप बना दिया है, उसमें आप जुड़ जाइए। उससे जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, इससे जुड़ने के बाद आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपकी क्यूरीज को दूर करेंगे, आपको जो डाउट्स हैं वो डायरेक्ट हम दूर कर सकेंगे, आपके टेंशन को मिनिमाइज कर सकेंगे, आपको प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे कि आप किस तरह से पढ़ाई करिए तो इस तरह से आपका सिलेबस हो जाएगा, टेंशन ना करिए। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ये सब हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए हमने बहुत 1000 रुपये ओपन फीस रखी हुई है और आप लोगों यूट्यूबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये फीस ले रहे हैं। आप लोग सिर्फ 500 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे बताए हुए निर्देशों के अनुसार चलिए। और जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। आगे चल के फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है या प्लीडिंग्स हैं या जो क्वेश्चन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट केस लॉस डिस्कस करेंगे। इन सब से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बेहतर यही है, आप मुश्किल से आपके पास 50-60 दिन है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन का मतलब है 500 रुपये दे, मतलब इस नंबर पर कॉल या मैसेज करें और 500 रुपये का भुगतान करके आप रजिस्टर हो जाएं। पूरी मदद करेंगे आपकी। और अगर हम नहीं होना चाहते हैं रजिस्टर तब भी कोई बात नहीं है, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर मिल रहा है। आप पढ़ते रहिए, सारे दोस्तों को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई मेहनत के साथ करिए। धन्यवाद।